की अपील के बावजूद हंगामा जारी रहा। आखिर स्पीकर ने 12 बजे तक के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दी। मैं पुनः कहना चाहता हूं, सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। माननीय हो आप, माननीय जैसा व्यवहार करो, जाइए अपनी सीट पर। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा में भी सूरत हाल ऐसी ही रही। ट्रेजरी और अपोजिशन बेंच की ज्यादातर सीटें खाली दिखी। डिप्टी चेयरपर्सन हरिवंश की इजाजत से मेंबरान ने मामला उठाए। एक तरफ डीएम के सांसद वाईकू तमिलनाडु में मछुआरों के हवाले से सवाल पूछ रहे थे, तो दूसरी तरफ उन्हीं के बगल में बैठे दूसरे मेंबरान लगातार नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई भी 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दी गई। The House will meet at 12 noon today. 12 बजे सीनियर लोकसभा मेंबर संध्या राय की सदारत में लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। चेयर की तरफ से मेंबरान से सदन की कार्रवाई चलाने में ताउन की अपील की गई, जिसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह और वजीर खेल मनसुख मंडाविया ने स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पर सवालों का जवाब देना शुरू किया, लेकिन विपक्ष के शोर में उनकी आवाज दब गई। अपोजिशन के मेंबरान सीट से उठकर नारे लगाते रहे, कुछ बिल तक भी पहुंच गए। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। उधर 12 बजे घनश्याम तिवारी की सदारत में राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। वक्फे सवाल में सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर उड़िया जबान को शामिल करने और हाईवे पर तेज रफ्तारी से होने वाले हादसे पर सरकार को जवाब देना था, लेकिन अपोजिशन बेंच से अपने मुतालबात को लेकर हंगामा बदस्तूर जारी रहा, जिसके बाद ऐवान बाला की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। 2 बजे लोकसभा में गोवा असेंबली के एसटी हलकों के रिजर्वेशन के हवाले से एक अहम बिल पर चर्चा होनी थी, लेकिन शोर शराबे की वजह से इस पर चर्चा नहीं हो पाई। स्पीकर की कुर्सी पर बैठे कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी लगातार मेंबरान से बिल पर संजीदा चर्चा करने की अपील करते रहे। अपील का असर न होता देख उन्होंने 24 जुलाई 11 बजे तक के लिए कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 24 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है। 2 बजे राज्यसभा की तस्वीर भी मुख्तलिफ नहीं रही, जिसके बाद डिप्टी चेयरमैन की कायम मुकामी कर रहे भुवनेश्वर कालिता ने ऐवान की कार्रवाई को जुमरात 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 24th July 2025. मानसून सेशन का आज तीसरा दिन था। इन 3 दिनों में दोनों ऐवान में कोई भी मुस्बत चर्चा नहीं हो पाई। इस दौरान ट्रेजरी बेंच और चेयर की तरफ से अपोजिशन को लगातार इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। दूसरी तरफ विपक्ष फौरी चर्चा की अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। और पार्लियामेंट में लगातार हो रहे हंगामे पर राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए मोदी सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक हमला किया। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सरकार पर हमला किया और कहा कि एक तरफ सरकार कह रही है कि हमें पाकिस्तान पर जीत मिली है, दूसरी तरफ कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। वहीं दूसरी तरफ तीसरी तरफ ट्रंप ने यह दावा किया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर खत्म करवा दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले पर हम आलमी सतह पर अलग थलग पड़ चुके हैं और किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। राहुल गांधी ने बिहार में वोटर लिस्ट रिव्यू मुहिम पर भी सख्त तनकीद की और इलेक्शन कमीशन पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली का इंकशाफ हुआ है और इसी से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन बिहार में एक नई चाल चल रही है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अब हमारे मुल्क में इलेक्शन भी बिकने लगे हैं। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट।
ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। बड़ा सवाल एक बड़े जमहूरी मुल्क के ऊपर, और वो भी सबसे बड़े मंच के एलओपी की जानिब से। लीडर ऑफ अपोजिशन साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार, इलेक्शन कमीशन अब इलेक्शन चोरी कर रही है, और पहलगाम इंसिडेंट के हवाले से भी झूठ बोला गया, ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से भी झूठ बोला गया, और सबसे अहम कि पार्लियामेंट में जो अवामी मसाइल हल करने का एक सबसे बड़ा मंच है, वहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ हंगामे कार्रवाई को मुलतवी करना और इस तरह की सिचुएशंस। फिलहाल क्या कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं, पार्टियों के लीडरान और स्पोक्स पर्सन क्या कहते हैं, उनकी तरफ सीधा रुख करेंगे। सोहेल काज़मी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं एज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और साथ में जगदीप सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उसके अलावा सुमित शर्मा जी हमारे साथ थे, बीजेपी लीडर। सुमित जी, मैं सीधा आपकी तरफ आता हूँ, पार्लियामेंट में जो कुछ चल रहा है अच्छा नहीं चल रहा। जी आमिर भाई सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे कि लगातार आपको पता है कि जो सेशन है, ये सेशन किस चीज के लिए लगा जाता है और किस चीज के लिए लगा हुआ है, लेकिन इस सेशन को जो है, इस सेशन को तोड़ मोड़ के, इसका टाइम वेस्ट करके और इनको अलग अलग बातों में डाइवर्ट करके लोगों के जो आम जन मुद्दे हैं और जिन मुद्दों के ऊपर ये सेशन लगना चाहिए, जो आम जन समस्याएं हैं जिनको लेके अगर ओपोजिशन उन पे बात करे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है। लेकिन उस सब के अलावा ये जो है आ जाके कभी राफेल के ऊपर, कभी पाकिस्तान की जो युद्ध हुआ इंडिया पाकिस्तान, उसके ऊपर बात करके आर्मी को जो है ये उनके खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। और उसके बाद अभी जैसे आपने बताया और हमने देखा कि जैसे राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा एक और नया, इसे शगुफा ही बोलते हैं, जो छोड़ दिया है कि भाई अब जो महाराष्ट्र में जो उन्होंने बताया कि वोटर जो थे उनके साथ जो है धांधली की गई है। लेकिन मैं बताना चाहूं तो क्या कर्नाटका में, क्या हिमाचल प्रदेश में, क्या ऐसे जहां पे भी कांग्रेस की सरकार है वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। स्पेशली खाली इनके लिए वहीं पे सब कुछ होता है जहां पे भाजपा की सरकार होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात समझने वाली ये होगी कि अब ये बिहार के इलेक्शन को लेकर ही ये चीजें क्यों याद आ रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है जो कांग्रेस की खुद के एलओपी जो है राहुल गांधी जी, जिनकी बार बार मैं आपको कहूं उनके अंदर वो इस काबिल है कि जिनकी आंखों में आंखें डाल के प्रधानमंत्री जी नहीं देख सकते हैं, जिस तरह की टिप्पणियां, इस तरह के बयान और कई तरह के इनकी जो जिस तरह की ये बातें करते हैं, बचकाना हरकतों वाली बातें। छोड़िए वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है कि आंखों में आंखें डाल करके बातचीत करेंगे, वो सारी चीजें एक अलग थलग। लेकिन सवाल एक बड़ा मसला ये है कि इस वक्त क्या वाकई बीजेपी की हवा जिस तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है वो नहीं है, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, क्योंकि इल्जामात तो इसी तरफ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप बता रहे हैं कि देखिए राजनीति है, लेकिन भाजपा ने जब भी पॉलिटिक्स में जो भी काम किया है वो लोगों के हित के लिए ही किया है। और यहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े मंचों से ये कहा है कि कड़े से कड़े ये डिसीजन अगर लेने पड़े तो लोगों की भलाई के लिए वो ले जाएंगे। और उसके तहत ये जो कांग्रेस की और कांग्रेस के साथ जो ओपोजिशन सारा जुड़ा हुआ है, ये सारा का सारा मैंने आपको बताया है पहले भी कई बार कि ये सिर्फ बौखलाहट का ही एक इनका कारण है, जिसके मद्देनजर ये जो है कभी किसी चीज को लेके आप देखिए ना, वहां पे सेशन किस चीज का चल रहा है, वहां चल रहा है ये सेशन, बार बार मैं वही बोल रहा हूं कि वहां पे सेशन है आम जनता की बातों को रखना, देश के प्रति कोई भी अगर जैसे डेवलपमेंट का कोई वर्क की कमी आ रही है, जहां कहीं प्रोजेक्ट्स अगर कहीं रुक रहे हैं, जहां फाइनेंशियल कोई इनको लग रहा है कोई इश्यू, उन पे बात की जाए, उन पे बहस की जाए। बहुत बहुत ऐसे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे ऐसे रिलेटेड मुद्दे हैं जो ऑपोजिशन उठा सकती है, जो जनहित के लिए रहे, और जिससे कि ऑपोजिशन का जो काम होता है उसका काम होता है कि उन मुद्दों से जो भी रूलिंग सरकार है उसको अवगत कराया जाए, कहीं कमी पेशी है तो उसे पूर्ण किया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि उन बातों के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है, तो अननेसेसरी टॉकिंग जो इनके थ्रू हो रही है, ये आगे पाकिस्तान का हमला, राफेल पे हमें बात करने दिया, क्या बात करना चाहते हैं आप, समझ नहीं आ रही है, आप बोलना क्या चाहते हैं। ऐसा लग रहा है आमिर जी कि पाकिस्तान के प्रवक्ता अब हिंदुस्तान में कांग्रेस का रूप लेके यहाँ पे इन मुद्दों पे बात करने के लिए उत्तेजित हो रहे हैं। बस यही एक मसला है, अदरवाइज जो है लोगों के हित के लिए बात करें और वहां पे अगर इनको रुकावट की जाए तो कोई बात बनती है, लेकिन उन्होंने करनी नहीं है,
पिछले सेशन में आपने देखा इन्होंने धक्का मुक्की की, इस सेशन में इन्होंने आज जाके इन बातों को उठा लिया। तो ये जो है इससे देश का विकास नहीं होगा और देश के मुद्दों को ऑपोजिशन का जो रोल होता है वो सही तरीके से प्ले नहीं हो पाएगा। एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर है, सुहेल काज़मी साहब की तरफ मैं आने की कोशिश करूंगा शेर के साथ। ये दस्तूरे जुबाबंदी है कैसे तेरे महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। अवाम की जो ज़ुबान है, जो उनकी प्रॉब्लम है, वो अभी पार्लियामेंट तो क्या किसी भी असेंबली में भी सुनी नहीं जा रही। लीडरान आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हालांकि डेमोक्रेसी के प्रोसेस का एक हिस्सा मान सकते हैं, लेकिन हेल्दी डेमोक्रेसी और हेल्दी बातचीत का ये हिस्सा कभी भी तस्वर नहीं किया जा सकता। काज़मी साहब। बिल्कुल आमिर सर, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, बड़ा अनफॉर्चुनेट दिखता है। देखिए, पहलगाम अटैक के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के खत्म हो 4 दिन के बाद जब हम देख रहे थे कि पूरे भारत के जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं, अपोजिशन पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो सामने डेस्क पे बैठे हुए हैं पावर कॉरिडोर्स की दूसरी तरफ, उन्होंने हमेशा डिमांड की कि एक स्पेशल सेशन जो है, जो एक जायज डिमांड है, स्पेशल सेशन तभी बुलाया जाता है जब इसकी जो मांग बढ़ती है कि भाई एक हेल्दियर डिस्कशन हो इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। और वो रिपीटेडली कहते रहे, लेकिन स्पेशल सेशन नहीं हुआ। चलिए, अब मॉनसून सेशन शुरू हो गया। मैं अपने भाई से ये कहना चाहूंगा कि जब मनमोहन सिंह साहब 10 साल इंडिया को लीड करते रहे एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो सबसे वाइब्रेंट जो अपोजिशन थी वो भारतीय जनता पार्टी थी। और वाइब्रेंट अपोजिशन जो होती है वो अकाउंटेबल बनाती है सरकारों को। अपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि तनकीद पे तनकीद करनी है और वो सिर्फ अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन करनी है। अपोजिशन हैज मच बिगर रोल, मच बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज फार एज नेशन इज कंसर्न, एज फार एज क्वेश्चन आंसर सेशन इज कंसर्न, एज फार एज डिस्कशंस ऑन द सर्टेन इश्यूज इज कंसर्न। सो अपोजिशन का भी उतना ही हक है जितना कि आप गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस पे बैठे हुए हैं, और जितनी आउटकम अच्छी डिस्कशंस की आएगी उसका फायदा कहीं ना कहीं भारत के निर्माण में, भारत को आगे ले जाने में होगा। अभी जैसे एलओपी हिमसेल्फ वो एक होल्ड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो हमारा आइन कहता है, और वो रिप्रेजेंट करते हैं अपोजिशन को एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन। इससे पहले जब आजाद साहब थे या बाकी लोग थे तो वो करते थे। तो अब एलओपी अगर कोई एलिगेशन लगाता है, उसकी जो तरीकाकार है वो ये है कि आप किसी बात पे भी कोई प्रोब इनिशिएट कीजिए, आप उसको बोलने का हक दीजिए। कल मैं सुन रहा था कि जब 2 बजे तक उसको स्थगित किया गया पार्लियामेंट सेशन को, तो उन्होंने कहा कि हमें बोलने ही नहीं देते या माइक्स ऑफ कर देते। दैट इज नॉट द रियल एसेंस ऑफ द हेल्दियर जमहूरियत, यू नो बिकॉज पूरा दुनिया आपको मॉनसून सेशन में देख रही है, और जो इश्यूज हैं, जो डिस्कस कर रही है कांग्रेस, वो इश्यूज हैं। और ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट 2014 से ऑन है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। अब हमने क्या खोया क्या पाया, इसके लिए कोई जो अपोनेंट पार्टीज हैं वो जानना चाहती हैं। ट्रम्प का क्या रोल रहा जियोपॉलिटिक्स के एतबार से, वो उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। ये तो मैं एज ए सिटीजन आपको बताता हूँ, ये एक जायज मुतालबात हैं जो हमेशा हर पार्लियामेंट सेशन में उठाए जाने चाहिए। उससे जमहूरियत में गवर्निंग बॉडी को फायदा होता है जब उसके अपोनेंट कोई ऐसे सवाल लाते हैं जिनसे कि डिस्कशंस होके कोई बिल पास होते हैं, कुछ और अच्छी चीजें होती है। अब आपने कहा महाराष्ट्र की इलेक्शन, अब महाराष्ट्र की इलेक्शन को आप देख लीजिए, कि महाराष्ट्र की जो इलेक्शन है वहां एक खुलेआम एक चीज आ रही है सामने। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, जो वहां की लोकल पार्टीज है वो भी कह रही है कि 1 करोड़ के करीब जो है इनरोल्ड वोटर्स हुआ लास्ट इलेक्शन में वहां पे। आप इस पे प्रोब करवाइए, कोई सिट बनाइए और सेटिस्फाई कीजिए वहां के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या वहां की जो गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं। दूसरा, वो कहते हैं एक ही बिल्डिंग में एक ही दिन में 7,000 से ऊपर जो है वो वोटर्स बने गए हैं, और उसका FIR भी वहां दर्ज हुई है और बाकी चीजें हैं। उसी तरह बिहार के इलेक्शंस में आप चले जाइए, अभी उन्होंने कहा कि 1 से लेकर 25 तक ये मैंडेटरी सिस्टम होगा इलेक्शंस कमीशन के एतबार से कि इसको आपने इनरोलमेंट करवानी है। जहां तक बिहार को मैं समझता हूं, बिहार की जो 8 करोड़ के जो वोटर्स हैं, मैं आपको बताता हूं वो स्कैटर्ड वोटर्स हैं। 8 करोड़ में से मिनिमम आप पूरे भारत में देखिए तो बिहार के जो काम करने वाले लोग हैं वो मुख्तलिफ स्टेटों में, मुख्तलिफ यूनियन टेरिटरीज में काम करते हैं, और फ्लड प्रोन एरियाज है कुछ। अभी आप कल परसों ही देखिए कि फ्लड ने क्या बिहार में हाल किया है। उसके बाद गुर्बत का एक ऐसी वहां मुसीबत है कि गुर्बत लेवल बहुत ज्यादा है, एजुकेशन लेवल बहुत कम है। तो उसमें
इज इट पॉसिबल कि 1 से लेके 25 तक आप ये सब मैंडेटरी 8 करोड़ के 8 करोड़ जो इनरोलमेंट है नए प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन जो इंट्रोड्यूस कर रही है वो फिजिबल है? और वो भी इलेक्शन के बिल्कुल 1-2 महीने पहले से ये नोटिफिकेशंस आ रही हैं जो कंप्लीटली डिस्प्ले करती हैं कि कहीं ना कहीं फिशिज्म है, और फिशिज्म के लिए अपोजिशन बात नहीं करेगी तो कौन सी जमातें बात करेंगी? सर ये इसमें कोई शक नहीं है कि अपोजिशन को बात करना चाहिए। मैं काउंटर आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। सवाल यह है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो इलेक्शन कमीशन है वो सरकार के दबाव में काम कर रही है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो क्या ये तरीका नहीं होना चाहिए इससे पहले कि सीधा गवर्नमेंट पे हमला बोलने के? देखिए, 2 ही तरीकाकार होते हैं। संभावित तौर पे जब कांग्रेस सत्ता में थी, मजबूती से सत्ता में थी, तो अपोजिशन कुछ ऐसी चीजें हमेशा करती थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी अपोजिशन थी उस वक्त। वो भी कुछ है, ये नहीं होता कि कांग्रेस के टाइम पे सब चीजें अच्छी होती थी तो उसमें अपोजिशन कोई रोल प्ले नहीं करती थी, तब भी कुछ चीजें हो जाती थी। तो अपोजिशन जो थी भारतीय जनता पार्टी वो कोई ना कोई इश्यूज उठाती थी और इशू बेस्ड डिस्कशंस का फायदा जो होता था वो आपको दिख जाता था और हम उस पर चर्चा करते थे। उसी तरह इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हो रही है, पहला सेशन लगा है, सेशन में अगर डिस्कशन होगी, जहां सहमति नहीं बनेगी, जहां आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं बनेगी, नेचुरली कुछ पॉलिटिकल पार्टी या कुछ पार्लियामेंटेरियन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। बिहार को लेकर तो मुझे लगता है कुछ रिट पिटीशंस लग भी गई हैं, कुछ स्टेट्स के लिए लोग चले भी गए हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जमहूरी निजाम में जमहूरी की तर्जों पे हर उस इंस्टीट्यूशन को, हर उस इंसान को अपनी बात रखने का हक है जो भारत को एक नई दिशा दे सकता है, भारत को एक अच्छे प्रोग्रेसिव सिस्टम पे लेके जा सकता है, और उसके लिए हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए। जो मैं सुन रहा था वो कल ये कि हम सिंदूर पे बहस करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही थी कि हम जवाब देने को तैयार है। अब वो जवाब क्यों नहीं आया, क्या वजूहात हैं, या पार्लियामेंट सेशन जो है वो डिस्टर्ब हो गए शायद, लेकिन जो गवर्निंग बॉडी है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इस वक्त, जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की 3rd टाइम की सरकार बोलते हैं, वो तो एग्री कर रहे थे कि हम सिंदूर पे, ऑपरेशन सिंदूर पे भी जो भी अपोजिशन चाहती है उस पर बिल्कुल चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और उसके साथ साथ जो जियो पॉलिटिक्स की बात हम कर रहे हैं कि हमारे इतने डेलीगेशन बाहर गए, उनकी रिपोर्ट्स भी जो ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को जो दी, जिसमें शशि थरूर, गुलाम नबी आजाद, बाकी लोग जो चले गए थे, ओवैसी साहब, जितने लोग भी गए थे, उसकी रिकमेंडेशन जो है वो भी पार्लियामेंट के सामने रखी है, ताकि हर मेंबर को 500 कुछ हमारे पार्लियामेंटेरियन से जो 500 कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि वो देख सके कि हम इंटरनेशनली जियो पॉलिटिक्स में कहां स्टैंड करते हैं और हमने क्या अचीव किया है और क्या लूज किया है। ये डिस्कशन से इसके अलावा किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऊपर या नीचे करने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, जितने भी सेशन हैं, ये मजबूत करने के लिए सिस्टम को इदारे बनाए गए हैं, और बिल्कुल संभावित तौर पे कभी कभी कुछ अच्छे सजेशंस अपोजिशन से भी आते हैं फॉर द सेक ऑफ नेशनल बिल्डिंग और फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। सो दोनों तरफ से अकाउंटेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, और उसका जवाब जो है आपको विंटर सेशन में देना चाहिए। बिल्कुल सुमेश शर्मा जी, मैं चाहता हूं कि इन तमाम तर चीज़ों का जो इम्पैक्ट है, बहुत ही गहराई से मैं सुन रहा था काज़मी साहब को और आपको भी, ख़ास तौर पे बिहार के हवाले से हो, महाराष्ट्र के हवाले से हो, इवन जम्मू कश्मीर के हवाले से हो, उसमें बहुत सारे कंसर्न सवाल है जो मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा या कि बात दिख रहे। लेकिन एक बड़ा मसला जो हर एक फोरम से कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मंच पे फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी कहीं न कहीं एक ऐसे रुख में जा रही है जिसका कोई आउटपुट निकलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे आस पड़ोस के जितने भी देश हैं, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, उससे हमारी कभी बनी भी नहीं और हमें चाहिए भी नहीं, लेकिन जो जितने भी देश हैं या फिर बड़े बड़े जितने भी देश हैं, ख़ास तौर पे जो लीड कर रहे हैं, लीड आउट कर रहे हैं, वो भी हमारे पक्ष में बहुत कम दिखाई देते हैं। क्या ये सरकार की नाकामी है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार की नाकामी है। अभी आपने देखा होगा, अभी चाइना के साथ भी, यहाँ तक कि चाइना जो पाकिस्तान को अब सभी को पता है कि सपोर्ट करता है, वो भी आज आपने देखा कि एक ही मंच पे आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी बातचीत चल रही है, अच्छा एक उनके साथ तालमेल मिल रहा है। रशिया भी पूरी तरह से भारत के साथ ही है, और ऐसी हर एक कंट्री में, ये नहीं बोलूंगा, आप देखिए जहां भी कई जगहों में, कई देशों में आपस में युद्ध चल रहा है, वो दोनों कंट्रियां भारत को सपोर्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली एक कंट्री कर रही है और एक बोल रही है कि
भारत जो है वो ना केवल अपने देश को बल्कि बाकी देशों को भी लेके साथ चल रहा है और चाहता है कि दुनिया में अमन और शांति रहे और इकोनॉमिकली हर कंट्री जो है वो अपने हिसाब से और चले, प्रोग्रेस करे। भारत का जो एक लक्ष्य है कि विश्व में शांति प्रिय रहे पूरी दुनिया, वो उस हिसाब से हर एक देश मैं के बीच में आपको रोकना चाहूंगा, आप पूरी बात कर हाँ। लीजिएगा। एक बहुत ही कंसर्न इस वजह से भी पैदा हो रहा है। देखिए, कई सारे मंच पे, इंटरनेशनल फोरम पे लोगों का, बड़े बड़े लीडरान का साफ तौर पे जो स्टेटमेंट सामने आता है वो कहीं भी हमारे पक्ष में नहीं। हम भले ही कह लें कि हमारी कंट्री और हमारा जो काम चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, हम अपने आप को दिलासा देते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि साफ तौर पे दुनिया ये जानती है, सभी के सभी जितने इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, उसमें एक ही डिबेट चलता है कि इंडिया का बड़ा नुकसान हुआ डिफेंस के मामले में, सारे के सारे फाइटर जेट्स इनके गिरा दिए गए। उसके अलावा जितने भी कंट्री है, अगर कहीं पे बातचीत होती, इवन ट्रंप का आपने लगातार सुना होगा, वो साफ तौर पे कहीं ना कहीं टारगेटेड इंडिया को ही टारगेट करते हुए नजर आते हैं और इंडिया को बदनाम करने का कोई भी उन्होंने दकीका नहीं छोड़ा। सवाल यह है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कहां कामयाब है। हम कनाडा से अगर शुरू करते हैं तो वहां से लेकर के अमेरिका तक, रशिया तक, चाइना तक, हर जगह पे हम सिर्फ अपने आप को खुश करते हुए नजर आते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि दुनिया हमारे बारे में सही तरीके से बात नहीं कर रही। सुमित जी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैं आपको बताना चाहूं कि ये जो आप जैसे बता रहे हैं कि लोग मीडिया में भी बताया जा रहा है या किसी भी चीज को, लेकिन मैं ये बताऊं उसी मीडिया में ये चीजें भी की जा रही हैं। उसी मीडिया में फ्रांस भी यही बोल रहा है कि जो जैसे अभी बताया कि राफेल के लिए उन्होंने ये भी कहा था कि ये चाइना का एक बोला हुआ एक बात है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। अब उसके अलावा देखिए G7 सम्मेलन होता है तो वहां भारत भी जा रहा है। मतलब कि अगर कोई भी किसी भी तरह का, मैं आपको बता रहा हूं और लगातार हर चैनल में ये भी चल रहा है, किसी भी, जैसे आप बता रहे हैं कि लोग जो हैं भारत को बोल रहे हैं कि ये इनकी फॉरेन पॉलिसी सही नहीं है, तो आज भारत को जब आपने देखा, अभी युद्ध की ही बात ले ली जाए, जैसे पाकिस्तान इंडिया का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ने बड़े देशों से बहुत मदद मांगने की कोशिश की। अगर भारत का बाकी देशों के साथ एक अच्छा रिलेशन नहीं होता तो मुझे लगता है कितनी कंट्रीज थी वो फुल फ्लैश सपोर्ट जो थी वो पाकिस्तान की कर सकती थी। लेकिन ये पता चला, यहीं से नजर आ गया कि जो भारत है उसके साथ पूरा विश्व खड़ा है। अब कहने का मतलब ये है कि हाँ, ये हर एक में होता है कि एक देश जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है तो कई इफ एंड बट्स जो होते हैं वो कईयों के मन में रहता है। बट फॉरेन पॉलिसी के तहत आज देखिए भारत जो है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हर एक देश में जा रहे हैं, हर एक कंट्री के साथ एक अच्छे रिलेशन बना रहे हैं और यही एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट रहता है जो सामने नजर भी आ रहा है और जो हम देखते भी हैं कि आप देखिए कभी भी पूछिए, कभी प्रधानमंत्री जी किसी कंट्री में और वहां से हमेशा ट्रेड की बात चल रही है। आज यही एक कारण है कि एप्पल जैसा भी जो इतनी बड़ी कंपनी है वो भारत में आके व्यापार करने में, चलिए हो सकता है कि इंटरनेशनल मंच पे सारी चीजें बदल रही हो और हमारी फॉरेन पॉलिसी में कुछ न कुछ चेंजिंग आई हो जिसकी वजह से ये सारे असर हैं। लेकिन इस वक्त जो मुद्दा बना हुआ है खासतौर पे हमारे मुल्क में, वो एक बहुत ही कठिन शायद वक्त कह सकते हैं और एलओपी के जो सवाल हैं उससे कई सारी चीजें पैदा होती है। खुद कांग्रेस से हमारे साथ उनके लीडर स्पोक्स पर्सन जगदीप साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, मैं सीधा आपकी तरफ आऊंगा। एक बड़ा जो कंसर्न है, मैं आपसे सीधा ये पूछने की कोशिश करूंगा, जसारत करूंगा कि भाई सारी चीजें अवाम के हक में नहीं हो रही, मुल्क सही दिशा में नहीं जा रहा। बात करिए अवाम के डेवलपमेंट पे, आप बात ऐसे करते हैं कि पार्लियामेंट की कार्रवाई चलती नहीं है, राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई रोक दी जाती है और उसके बाद फिर आप ही कहते हैं कि सरकार हमें बोलने नहीं देती। कैसे चलेगा ये सब? आमिर भाई आदाब, आपके तमाम दर्शकों को मेरा अभिवादन। यहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, एक तो तकनीकी वजह से मैं थोड़ा लेट जुड़ा जी, दूसरा जो विषय विशेष आज चर्चा का था उसके लिए आपको साधुवाद, क्योंकि माननीय राहुल गांधी ने जो अभी हाल एक मर्तबा फिर से कहा है वही एडीआर जैसी संस्था बरसों से कह रही है और एक याचिका के जरिए वो सुप्रीम कोर्ट में है। तो मैं सीधे शब्दों में आपको दो तीन बातें स्पष्ट कर दूं। अभी मेरे भाजपा के साथी बता रहे थे हमारी विदेश नीति के बारे में, उन्होंने एप्पल का जिक्र किया। दरअसल सावन के हरे अंधे को हर तरफ हरियाली नजर आती है। अब अगर मैं विदेश नीति की बात करूं तो सिलसिलेवार ढंग से एक लंबी फेहरिस्त बनती है। उदाहरण पे आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब पाकिस्तान के साथ हमारी भिड़ंत होती है और हमारी सेनाएं अपने पूरे पराक्रम और वीरता के साथ उसको नेस्तानाबूद करने के
आखिरी दौर में थी तब उनको रोक दिया जाता है। हमारे अपनी इलाके में हमारे कुछ विमानों के गिरने की खबर आती है, जिसे इनके परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं। 2 दर्जन से अधिक मर्तबा तो वो ये कह चुके हैं कि सीज फायर उन्होंने करवाया। तदोपरांत आपके साथ खड़ा कौन होता है? तालिबान, जिसे आप एक देश भी मानने को तैयार नहीं है, या फिर इजराइल जो खुद अपने युद्ध में उलझा हुआ है। जितने पड़ोसी मुल्क हैं सबसे आपने रिश्ते बिगाड़ लिए। जितने दुनिया के बड़े मुल्क और बड़ी ताकतें हैं उनके साथ आपके हालात कैसे हैं? अभी G7 की बात कर रहे थे, इनको ये बताना चाहिए कि आखिरी मोमेंट पर हमें इनविटेशन आता है और हम उसको भी स्वीकार कर लेते हैं, और उस दौरान कनाडा के अंदर कनाडा की जनता विरोध करती है माननीय प्रधानमंत्री मोदी के अराइवल का। तो आप मुझे बताइए किस तरीके से आप कहां बात लेकर जा रहे हैं, और अगर इसी तरीके से आप लोगों को दिग्भ्रमित करेंगे तो आज इस सोशल मीडिया के दौर में बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं मुद्दे की बात पर आता हूं। आज जो माननीय राहुल गांधी ने कहा वो है लोकतंत्र खतरे में। आमिर भाई, बाकी सब बातें पूरे देश को पता है, फिर चाहे वो सोर्स कोड की बात हो, 20 लाख ईवीएम मशीनों के गायब होने की बात हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 7 में से 4 निदेशक भारतीय जनता पार्टी के होने की बात हो, यहां तक कि लाखों की वोट में संख्या में वोटों के बढ़ने की बात हो। हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी से ज्यादा वोट महाराष्ट्र में बढ़ते हैं। 5 साल में करीब 35 लाख और 6 महीनों में 41 लाख वोट बढ़ जाते हैं। जब जवाब मांगा जाता है तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब कोई नहीं दिया। तदोपरांत रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 93 में चेंजेस करके वो जो महमूद प्राचा साहब मांग रहे थे वो तमाम बातों को खंडित कर दिया जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो मैं आखिर में करूं, क्योंकि लेट जुड़ा हूं तो 2 मिनट दीजिए। बिल्कुल। नवंबर 12 2022 को रामपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ईवीएम जो है वो भाजपा के नेता की गाड़ी में पकड़ी जाती है। तदोपरांत नवंबर 2018 में भीलवाड़ा राजस्थान में बीजेपी के एमएलए कालू राम गुज्जर की कार से ईवीएम पकड़ी जाती है, जिसमें इलेक्शन कमीशन कुछ लोगों को सस्पेंड करता है। 10 मई 2023 को मसा बिनाल विलेज विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में फिर से ईवीएम पकड़ी जाती है, जिस पर इलेक्शन कमीशन जो है कोई कार्रवाई नहीं करता। 1 अप्रैल 2021 को करीमगंज डिस्ट्रिक्ट असम 2nd फेज के असेंबली इलेक्शन में रताबाड़ी कंस्टिट्यूएंसी में ईवीएम कहां मिलती है? भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है उनकी धर्मपत्नी की गाड़ी में। कहें तो गाड़ी का नंबर बता देता हूं। 4 लोगों को इलेक्शन कमीशन सस्पेंड करता है, लेकिन कार्रवाई इसके अलावा कोई नहीं होती, दोबारा से वोटिंग नहीं होती। इसी तरह से 5 अप्रैल 2021 को हावड़ा डिस्ट्रिक्ट की यूलुबेरा नॉर्थ असेंबली सीट में दोबारा से ईवीएम पकड़ी जाती है भाजपा के नेता की गाड़ी में। तो सवाल यह है कि जब इनके नेताओं की गाड़ियों से ईवीएम बरामद हो, जब लाखों वोट एकाएक बढ़ जाए, जब आखिरी वक्त में आखिरी 1 घंटे में औसतन इतना वोट पड़ जाए जितना सारे दिन में नहीं पड़ा, जब इलेक्शन कमीशन वीडियो फुटेज और वेब जो वीडियोस हैं उनको देने से इनकार कर दे, जब इलेक्शन कमीशन लाखों वोट पहले बढ़ा दे और अब बिहार में उनकी कटौती करने पर उतारू हो जाए, जब इलेक्शन कमीशन वीवीपैट के मिलान से पूरी तरह से इनकार कर दे, जब इलेक्शन कमीशन केवल 5 रैंडम मशीनों के अलावा और किसी तरीके के मिलान से इनकार कर दे, और सबसे बड़ी बात फीस जो रिवैल्यूएशन के लिए जमा करवाई जाती थी रनर अप कैंडिडेट से, उनमें लाखों की वृद्धि कर दे। सिंह साहब, ये सारे सवाल आपके अपनी जगह जायज हैं, लेकिन सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन का सरकार से क्या ताल्लुक? क्या ये अलग बॉडी नहीं है जिसकी वजह से इनका कोई दूसरे से लिंक्ड अप नहीं है? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उनके इशारे पे काम कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, आप वहां जाइए, इंसाफ की गुहार लगाइए। क्या कोर्ट पे भरोसा नहीं है आपको? सिंह साहब। आमिर भाई, आपको सुनने में तकलीफ होगी, मुझे कहने में तकलीफ होगी। इस देश की सर्वोच्च संवैधानिक और सर्वोच्च न्याय व्यवस्था के अंदर 4 बड़े मैं ऐसे आपको जस्टिस और चीफ जस्टिस बता सकता हूं जिन्होंने अपने कार्यकाल समाप्त होने के महज 3 या 4 महीनों के अंदर राज्यसभा की सदस्यता को स्वीकार किया, या फिर उन्होंने बड़े बड़े पदों पर जाकर दोबारा से रिटायर होने के बाद फिर से कुर्सी हासिल की। अब सवाल ये है कि आज अगर हमारे मौके के चीफ जस्टिस को यह कहना पड़ रहा है कि मैं रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद स्वीकार नहीं करूंगा, तो आपको समझना होगा कि आज की व्यवस्था क्या है। जब वर्किंग और सिटिंग जज किसी इनकी जो जुड़ी हुई एसोसिएटेड संस्था है, बजरंग दल है, शायद मैं नाम भूल रहा हूं, मैं जज यादव की बात कर रहा हूं, जो इस देश की एक बड़ी आबादी को कठमुल्ले कहता है,
दूसरा सिटिंग जज दिल्ली का है जिसके घर से करोड़ों रुपए की नकदी जली हुई बरामद होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। और सबसे बड़ी बात मैं आप ही से आपके अपने जो हामी जज हैं उनसे तो आप बहुत खुश हैं, बाकी को सरकार के हवाले कर देते हैं आप। खैर बहुत सारे सवाल हैं, मैं काज़मी साहब की तरफ आऊंगा, लेकिन जगदीप साहब जो कह रहे थे खासतौर पे इलेक्शन कमीशन के हवाले से, वो मैं अवाम को चंद शब्दों में बता दूं, उसके बाद मैं आता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2025 के वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। ऑफिशियली तौर पर तैयारी शुरू हुई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इब्तदाई तैयारियों पर पूरा होने के बाद इंतखाबात का अमल जल्द हो जाएगा। और आपको बता दें कि नायब सदर जगदीप धनखड़ ने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए रिजाइन कर दिया। इसके बाद से मामले पर सियासत होने लगी और लगातार बहस का मुद्दा बना। इस मामले पर अपने रद्दमल का इजहार जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी किया था। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नायब सदर जगदीप धनखड़ ने पार्लियामेंट सेशन के बीच में इस्तीफा दिया, ऐसा पहली बार देखने को मिला है। यानी कि उन्होंने कहा कि साफ तौर पे दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। चलिए अब मैं आता हूं उस टॉपिक की तरफ, और इसके अलावा एसआईआर का मुद्दा जिसका उन्होंने जिक्र किया, उसके अलावा जो अभी फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो खैर डिफेंस का मुद्दा हम थोड़ी देर के लिए साइड में भी रख देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो एलओपी की जानिब से आज उठाए गए और उस सवाल पर गौर करना सबसे ज्यादा जरूरी है और सरकार को कटघरे में खड़े करने की जिम्मेदारी एलओपी की भी है। तो खैर मैं सीधा सवाल आता हूं आपकी तरफ काज़मी साहब, जितनी सारी चीजें चल रही है, इन तमाम तर चीज़ों को देख करके अवाम क्या सोचेगी? क्या जमहूरियत नहीं है? क्या जमहूरियत ख़तरे में है? क्या अपोजिशन जो कह रही है कि सीधा डेमोक्रेटिक एक जो पिलर है उसे किल करने की या स्विच ऑफ करने की कोशिश की जा रही है किसी और तरीके से, तो इन तमाम तर चीज़ों पे अवाम क्या सोचे, अवाम क्या करे? देखिए अवाम तो सोच रही है, ये अवाम की आवाज होती है। जो अपोजिशन की जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो कहीं ना कहीं अपने जगह मंथन करके बात करके रखने की कोशिश करते हैं मानसून सेशन में या विंटर सेशन में, जो भी सेशन लगते हैं। ये अवाम की रहनुमाई की बातें हैं। अवाम जो सोचती है वही डिस्कशंस जो है फाइनली, एक अकेला पार्लियामेंटेरियन तो नहीं सब चीजें सोचता है या सब चीजें कंसीव कर लेता है। जहां जहां जो प्रॉब्लम्स हैं या जहां देखिए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन हुई, किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जो इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट हो। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ और पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ की। और यहाँ कुछ मुल्कों के ऑब्जर्वर्स भी जम्मू कश्मीर में आए, जम्मू कश्मीर की सरजमी पे बैठे। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अच्छी चीजें होती हैं उसको सराहा जाता है, चाहे वो अपोजिशन में हो लोग या चाहे गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस में हो। लेकिन जहां बात है, जहां चर्चा का विषय है, बिहार एक चर्चा का विषय है। बिहार में कुछ जो चीजें हो रही हैं उनकी टाइमिंग बिल्कुल गलत है। जो बिहार में जो चीजें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वो मैं समझता हूं एक प्री सेट एजेंडे के तहत वो करना चाहते हैं। जो मुझे लगता है कि रूलिंग में भी जो कुछ लोग हैं जो बिहार को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं या बाहर की स्टेटों में, वो भी मेरे साथ किसी डिबेट में मानते हैं कि टाइमिंग गलत है, टाइम फ्रेम बिल्कुल कम है और इतनी जल्दी जो क्या है बिहार को इलेक्टोरल प्रोसेस को रीडिफाइन करने में। तो ये सब चीजें जब चर्चाओं में होती हैं आम आवाम की तरफ से, तभी ये विषय जो है पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं और उस पर चर्चा होनी बहुत लाजमी है, होनी चाहिए। ये कभी नहीं होता कि घर का बड़ा जो है उसने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है और जो 5 उसके बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं बैठ के बात करते हैं, वो डिसीजन गलत होता है तो कहीं कहीं हेड ऑफ द फैमिली को भी रीथिंक करना पड़ता है या उस ऑप्शन को छोड़ना पड़ता है जो फैमिली के हित में नहीं होती है। और मुल्क जो है 140 करोड़ का है। हम तो विकसित भारत की बात करें तो हम विकसित नहीं हो सकते अभी 50-100 साल जिस तरह के माइंडसेट से हम चल रहे। नहीं तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कह रही है कि ये सारी चीजें मुल्क के मफाद में हो रही है और जो लोग ऐसा इसके अपोजिट सोच रहे हैं वो देशद्रोही है साफ तौर पे। तो उसके लिए बहस कीजिए, उसके लिए किसने मना किया आपको? इसीलिए तो सेशन लगा है मानसून का। आप कन्विंस कीजिए अपोजिशन को, आप कन्विंस कीजिए जो आपके बेंचेस पे भी लोग बैठे हैं जो कोई कहीं इत्तेफाक नहीं करते हैं। मैं तो वाइस प्रेसिडेंट साहब के रेजिग्नेशन आने वाले दिनों में जब हम देखेंगे 10 दिन 20 दिन बाद क्या वजूहात रही कि ऐसा 4 लोगों को कल ओथ दिलाई, 4 बजे तक सेशन अटेंड किया और 5 बजे उन्होंने रिजाइन दे दिया। ऐसा आज तक हुआ नहीं है। हेल्थ, अगर उनकी हेल्थ खराब होती, डिटेरियोरेट होती तो वो काफी दिनों से चल रही होती। तो ये आपको आने वाले दिनों में
किसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के हवाले से कोई ना कोई स्टोरी मिलेगी, क्या रीजंस रहे होंगे, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन रीजंस हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज हमने देखी वाइस प्रेसिडेंट की, जिस तरह से वो खूबसूरती से सेशन को चलाते थे, सबको कन्विंस करते थे, सबके साथ बड़े कॉर्डियल रिलेशन के साथ वो प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाते थे, और ये क्या हो गया जो एकदम सेशन चलते ही उनका रेजिग्नेशन आ गया। तो ये आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ आपके सामने आएगा, लेकिन जहां तक मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ओवरऑल सिस्टम की, ढांचे की, वो ये है कि चर्चा होनी चाहिए। चर्चा में अगर आप कन्विंस करते हैं या कुछ चीजों को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, दैट इज द रियल एसेंस ऑफ दैट डिस्कशंस व्हिच आर हेल्दियर फॉर ए नेशन लाइक इंडिया। बिल्कुल, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए, एक सिस्टम के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सुमित जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्या सिस्टम में अब मनमानी चलने लगी है? क्योंकि देखिए बहुत सारे सवाल हैं, कंसर्न है, और अवाम भी ये सोचने लगी है। ऐसा जैसे सिस्टम में मनमानी की आपने बात की, ऐसा कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। देखिए हर एक पार्टी मिसाल देता हूं मैं, सुमित जी, मैं टोकना नहीं चाह रहा हूं, आप पूरी बात बोलिएगा, आपके पास टाइम है। मैं मिसाल देता हूं, बिहार से शुरू करते हैं। बिहार में जो कुछ चल रहा है, आपको मालूम है कि कई जिले, कई डिस्ट्रिक्ट जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं, और वहां पे हर चीज बह जाता है, इवन घर तक नहीं रहता, लोगों के डॉक्यूमेंट तो छोड़िए, कपड़े तक नहीं बचते, और जान बचा करके कई लोग भागते हैं। सैकड़ों की मौत होती है हर साल, और इसमें सरकार भी नाकाम रहती है। इसी सिलसिले में इतनी सारी चीजें उनको मिलती भी है हर साल। खैर, उनके पास एक डॉक्यूमेंट तक आपको नहीं मिलेगा, फोटो तक उनके पास नहीं मिलेगा, और इस चीज का गवाह मैं खुद हूं। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि इतना बड़ा जो एक प्रोसेस शुरू किया है इलेक्शन कमीशन ने, जाहिर है कि सरकार से पूछे बगैर और होम मिनिस्ट्री से पूछे बगैर तो कर नहीं सकते, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो आपने एक बड़ी आबादी को मुल्क से बाहर करने का एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया जिसका जवाब न सरकार के पास है, न अपोजिशन के पास है, न जिसके साथ होने वाला है न उनको पता है। वोट छोड़ दीजिए, वक्ती तौर पे शायद इस इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट ना कर पाए, लेकिन वो जिंदगी भर के लिए भटकते रहेंगे। और सरकार का जो सिस्टम है, जो विंडो जहां पे जाकर के लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, वो कितना ज्यादा सही तरीके से काम करता है, ये आपको हमसे बेहतर पता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, ये उसे पता है, ये बेटर उसे कोई, इलेक्शन कमीशन को ही पता है कि किस तरह से कौन वोटर, कौन जायज है, कौन नहीं है। हमारे जम्मू में भी मैं आपको बताना चाहूं, पीछे कई इलीगल वोटर्स जो थे वो मेंशन हो चुके थे। कई इलीगल ऐसे भी थे जो एक एक वोटर जो था वो तीन वोट बना के हर तीन जगहों पे इकट्ठा वोट डालने जा रहा था। तो जब उनको रोका गया था, तो उन्होंने भी जब प्रोटेस्ट मारा था, ये मैं खुद भी उस प्रोटेस्ट में उस चीज को देख के आया हूं, जब उन्होंने प्रोटेस्ट मारा था और जब पूरी छानबीन हुई तो पता चला कि वही एक वोटर तीन जगहों पे, तीन अलग अलग जगहों पे वोट डाल के आ रहा है। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को जो है वो खत्म करना जरूरी होता है। उसके लिए कोई भी स्टेप अगर इलेक्शन कमीशन को उठाना पड़े तो वो उठाने के लिए तैयार रहती है। तो बाकी रही बात, अभी जैसे लगातार बात चल रही है, तो जो यहाँ पे पाकिस्तान के प्रवक्ता, सॉरी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, तो उनका भी एक जो उन्होंने बात की, वो हमें थोड़ा उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, और आपको आप थोड़े प्लीज 2 मिनट दीजिएगा। जैसे उन्होंने बोला कि जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब हमारे कनाडा में गए तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया। शायद ये वही देखते हैं, क्योंकि वहां पे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, पहले मैं इनको बता दूं कि वो खालिस्तानी थे, जो खालिस्तानी वो जो भारत के झंडे को जलाते हैं वहां पे, और जिनको हमारे देश के लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, पानी की बोतल दिखा के उनको नीचा दिखाया था, वो इनको दिखा नहीं। ये आ जाके हमेशा देश को गिराने की बातें करते हैं। इनके दिल में, इनके दिमाग में नफरत बड़ी पड़ी हुई है, क्योंकि कुर्सी का नशा ऐसा, उसके कातिल किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरी बात आई, जो आज का जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पे ये बात चल रही है कि डिबेट्स में बोलने नहीं दिया जाता, और जिस बात पे ये बात चली कि वो जो जैसे राहुल गांधी जी का आपने बताया, जो उनका बयान आया है, तो मैं बार बार एक बात बोलूंगा कि जहां पे कांग्रेस की सरकार है, अब कांग्रेस के प्रवक्ता तो एक अपनी चिट बना के ला के तो उसको शुरू कर देते हैं बोलने के लिए, लेकिन जहां पे कांग्रेस की सरकार है, जिन जगहों पे, वहां पे हर एक चीज ओके गिनी जाती है, वहां पे हर प्रोसेस, वहां इलेक्शन कमीशन भी ठीक गिना जाता है, वहां पे हर एक चीज जो है वो ठीक चलती है। लेकिन जब बात आती है जहां भाजपा की गवर्नमेंट होती है, वहां इन्हें लगता है, क्योंकि इन्हें लगता नहीं है, ये लगाना चाहते हैं अपने मन से हर एक चीज को। देखिए, डिबेट जो बैठी जाएगी, और डिबेट में मैंने आपसे पहले भी बात की, जो असेंबली बैठी जाएगी, सॉरी सेशन की, उस असेंबली में
देश के हितों के मुद्दों पे बात की जाएगी। ये काम डिफेंस का है, ये डिफेंस देखेगी। या तो इनको डिफेंस पे यकीन नहीं है, या तो ये जानबूझ के मुद्दे से भटकाने का प्रयास करते हैं, और ये सामने नजर आ रहा है। आप बताइए, ये वहां पे वो प्लेट्स लेके वहां पे इस तरह का प्रोटेस्ट मारना, आप असेंबली में मुंह से बात करने गए हैं कि प्लेटें, या कभी कभी इनके लोग भी वहां पे मूर्तियां लेके जाते हैं, कभी किसी फोटो को लेके जाते हैं। ये सब चीजें क्या असेंबली में शोभा दे रही हैं? हमें लगता है नहीं दे रही है, क्योंकि असेंबली जो होती है ये एक मंदिर का काम करती है। ये ऐसी होती है जिसमें लोगों के द्वारा प्रतिनिधि चुने होते हैं और लोगों की बातों को रखे, लोगों की बातों के लिए, लोगों की जो दुख तकलीफ है उनकी बातों के लिए आप ऑपोजिशन अगर बैठे और बात करे और बहस करे तो लोगों के मसले हल हो तो बढ़िया है। लेकिन आप देखिएगा, अभी ये मेरे बाद जब यहाँ पे वो प्रवक्ता कांग्रेस के बोलेंगे, वो आके फिर से पाकिस्तान के लाडले, पाकिस्तान की बात करेंगे, देश के हित की बात नहीं करेंगे। उन्हें हमेशा से भारत से एक ऐसी भाजपा के रूप में भारत से ही नफरत करने के लिए ये खड़े हैं। और देखिए, मैं बार बार एक बात बोलूंगा आमिर जी, बात यही है कि जो सही चीज है सेशन में आप बात उठाइए, आपका राइट है, उस पे बहस होगी। अगर उस पे बात नहीं होती है तो आप डिबेट में ये सवाल भी पूछिए तो उसका हम जवाब भी देंगे। दस्तूरे जुबाबंदी है तेरी कैसे जवाब बनता ही नहीं है। तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी, और यही चीजें एलओपी कह रहे हैं। खैर, मैं सीधा लिए चलता हूं आप सभी को पाकिस्तान, और पाकिस्तान के प्रवक्ता से मैं बात कराता हूं। सिंह साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? सीधा आप दोनों बात करिए, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा बीच में आना चाहिए। आमिर भाई, भारतीय झूठी पार्टी, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की मुझे सिर्फ एक बात का जवाब देना है। बाकी तो मुझे बड़ी विनम्रता के साथ कहूं, इनकी बात का कोई औचित्य, कोई तथ्य नजर नहीं आता। मैंने कनाडा की बात की तो ये जरा इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि कनाडा के एक सांसद ने कनाडा की संसद के अंदर मोदी जी की आगमन पर सवाल खड़ा किया था। पहले जरा इसे समझ ले। दूसरी बात, ये वही कनाडा है जिसने पहली मर्तबा इस देश के गृह मंत्री का नाम एक गैंगस्टर के साथ जोड़कर सवाल खड़े किए थे अपने देश में किसी नागरिक की तथाकथित हत्या के प्रयास के। यही अमेरिका ने किया। अब मैं आता हूं पाकिस्तान पर। अरे माफ कीजिएगा, मुझे एक बात बता दे आज ये भाई साहब, जरा इस मुल्क की लड़ाई में जो पार्टी उस आंदोलन की तपिश से पैदा हुई, आज आप उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जिसने पाकिस्तान का पेट फाड़कर बांग्लादेश पैदा कर दिया, आज आप उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप क्या ये बताएंगे कि आपके वैचारिक पुरोधा मुस्लिम लीग के साथ सिंध और पश्चिम बंगाल में सरकार क्यों चला रहे थे? क्यों वो चुप रहे थे जब पाकिस्तान का मसौदा सबसे पहली मर्तबा सिंध की असेंबली में आया था? इसको भी छोड़ दीजिए, मौजूदा वक्त की बात करता हूं। पाकिस्तान के साथ प्रेम किसका है जरा बताऊं मैं आपको। वो पाकिस्तान जो आतंकवाद की जननी है, वो पाकिस्तान जिसे पूरी दुनिया एक आतंकवादी देश मानती है, उसको यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में तालिबान आतंकरोधी कमेटी की चेयर और को चेयर दे दी जाती है। आपके मुंह पर दही जमा है। उसको यूएन का रोटेशनल अध्यक्ष बनाया जाता है, जो कि नहीं बनना चाहिए था। आपके मुंह पर फिर भी दही जमा था। आज स्थिति यह हो गई कि वो जनरल मुनीर जो पहलगाम हमले का असल दोषी था, उसका उससे पहले दिया गया बयान हिंदू और मुसलमान को लेकर सारी दुनिया ने सुना। उसको आपके और भक्तजनों के चचा डोनाल्ड ट्रंप अपनी बगल में बिठाते हैं और खाना खिलाते हैं। आपके मुंह पर फिर भी दही जमा है। ये कैसा दही है भाई जो जमा ही रहता है? उस पर तो आप बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, जरा मुझे ये बताइए, हमने आपसे ये पूछा कि आपने क्यों सीज फायर किया जब हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा सकते थे? एक तरफ बलूची थे, दूसरी तरफ तालिबान था। क्यों आपने सीज फायर किया डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर? क्योंकि अडानी जी जो परम मित्र है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के, उसकी गर्दन अमेरिकन कोर्ट में फंसी हुई है। क्या ये कारण था? क्यों आज तक आपने जवाब नहीं दिया? 2 दर्जन मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुका है कि मैंने सीज फायर कराया और मैंने ट्रेड की धमकी देकर सीज फायर करवाया। आप चुप रहते हैं। कभी आपका कोई प्रवक्ता विदेश मंत्रालय का आकर कहता है कि मोदी जी ने 30 मिनट बात की डोनाल्ड ट्रंप से और उनको साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि हमारे बीच ना आए, उसके बाद वो फिर से बयान देता है? तो आज आपने इस देश की अस्मिता को कहां ला खड़ा किया है? और पाकिस्तान के साथ आप कांग्रेस का जब प्यार जोड़े तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने निक्सन की आंख में आंख डालकर उसके साथ में बेड़े को ठेंगा दिखाया था। और 93,000 का सरेंडर, जो आज भी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा फौजी सरेंडर है, वो तत्कालीन इंदिरा सरकार ने करवाया था। आपने क्या किया?
आपने किसी तीसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के कहने पर सीज फायर कर दिया, उसके बाद आप चुपचाप बैठ गए। हमारी फोर्सेस के आला अधिकारी कभी बात करते हैं कि हथियारों की कमी है, कभी हमारे सीडीएस चौहान कहते हैं कि हमारा नुकसान हुआ है, कभी हमारे डिफेंस अटैच कहते हैं इंडोनेशिया के अंदर कि हमें और बेहतर करने का अगर मौका मिलता तो हम करके दिखाते। लेकिन आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट जो थी पाकिस्तान के अंदर, उन पर हमला करने से हमें मना किया सरकार ने। आप मुझे ये बताइए, पाकिस्तान के साथ प्यार हमारा है और पाकिस्तान को आप जिंदा रहने की, पाकिस्तान का भौतिक वजूद बना रहे, इसके लिए आप पुरजोर कोशिश करते हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, अभी आपने G7 की बात की, आपकी जानकारी के लिए फिर बता दूं, अरे हमारे पड़ोस में कोई शादी का कार्ड शादी से एक दिन पहले दे तो लोग जाते नहीं है। और आपने क्या किया, पहले आपका बंधक मीडिया पूरे देश को ये बता रहा था कि G7 तो कोई खास बात है नहीं, हम नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे ही इन्विटेशन आया आप कूद कर चले गए। और वहां पर भी G7 का मेंबर भी नहीं इंडिया, और जाहिर है कि ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से पता है कि उनको एज अ गेस्ट बुलाया गया था पीएम मोदी को। खैर मैं चाहूंगा, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ अगर हम लेकर के चले मुश्किल है। मैं काज़मी साहब आपकी तरफ इन शॉर्ट आने की कोशिश करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आज जो खास तौर पर हम बात करने वाले हैं उससे भी हम न हटें। अभी जो सिचुएशन चल रही है, देखिए मुल्क के अंदर खास तौर पे सभी की निगाहें होती है, इवन दुनिया भर की निगाहें होती है पार्लियामेंट के ऊपर। और अब जो कुछ चल रहा है अपोजिशन वर्सेस सरकार पार्लियामेंट के अंदर, इससे भी दुनिया बेखबर नहीं है। उन्हें मालूम है कि सब कुछ क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। क्या ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए खतरा है? आने वाले दिनों में हमारी तरफ जो निगाहें उठेंगी वो एक हेल्दी निगाह नहीं होगी? बिल्कुल आप ठीक कहते हैं आमिर सर। मेरी आवाज आ रही है सर? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है आवाज भी, और हम आपके नूरानी चेहरे को देख भी पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। देखिए सर, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए एक नेशन लाइक इंडिया जिसका आज पूरी दुनिया में डंका भी बज रहा है, ये नहीं कि हम नेगेटिव बातें ही डिस्कस करें। पिछले 11 साल में बहुत कुछ अचीव भी किया हमने, लेकिन हाँ एक स्टेज पे हम आगे क्रॉस रोड जिसको हम बोलते हैं, जहां से ऑपरेशन सिंदूर हो गया, 4 दिन की कन्फ्रंटेशन पाकिस्तान के साथ हो गई, उसके पहले पहलगाम अटैक हो गया, लेकिन इसके पहले कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं जो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो अच्छी चीजें और बढ़ती रहे, मुल्क आगे और अच्छी बेहतर तरीके से बढ़ता रहे। पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान के साथ व्यापार करना चाहती है, इकोनॉमिकल टाइज मजबूत करना चाहती है, कोई दो राय नहीं है। आप पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऊपर नीचे उतार चढ़ाव जियो पॉलिटिक्स में आता रहता है। कोई हमारा दोस्त बनता है, कभी कोई दुश्मन दोस्त बन जाता है, कभी कोई दुश्मन जो दोस्त है वो दुश्मन बन जाता है। ये सब चीजें चलती रहती है जियो पॉलिटिक्स में। लेकिन हाँ, एक मुल्क जो आगे बढ़ रहा मुल्क है, उसके दुश्मन तो बिल्कुल बनेंगे। अमेरिका नहीं चाहता कि एप्पल जैसे जो फैक्ट्री है वो भी इंडिया में लगे, बिल्कुल। हाँ, वो तो उनको धमकाता है कि ये भी हमारे मुल्क। देखिए ट्रंप ने पूरी दुनिया को सिखा दिया अपनी इन चीजों से, चाहे वो ईरान इजराइल की वॉर है, चाहे वो गाजा पट्टी की वॉर है, चाहे वो पैलेस्टीन की वॉर है, चाहे इंडिया पाकिस्तान की वॉर है, कि वो किसी का दोस्त नहीं है साहब। वो एक मतलब परस्त मुल्क है। वो सिर्फ अपने मुल्क की सलामती, अपने मुल्क की प्रॉस्पेरिटी, अपने मुल्क की ताकत, अपने मुल्क का रखरखाव को मजबूत करने के लिए काम करता है। और पूरी दुनिया आज जो है, जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं, वो विचार विमर्श करने को मजबूर हो गए कि अपने मुल्क को और किस तरह से मजबूत किया जाए। अभी परसों ही ईरान ने कह दिया कि हम न्यूक्लियर पावर की और आगे बढ़ेंगे, डिस्पाइट के कितने सालों से सैंक्शंस लगी हुई हैं, डिस्पाइट के अभी वॉर हुई है। उन्होंने कहा हम अपने मुल्क की मजबूती के लिए, अपने मुल्क की जो एसेंस है उसको मजबूत करने के लिए हम वो सब चीजें बनाएंगे जो मुल्क को मजबूत करेंगी और मुल्क के लोगों को सिक्योर करेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि कौन दुश्मन, कैसा दुश्मन, किस तरह दोस्त। व्यापार की मंडियां हैं पूरी दुनिया, और अपने अपने रखरखाव के लिए बाहर के देशों पे तो सर विश्वास किया भी नहीं जा सकता खास तौर पे। और इसी वजह से चाहे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हो या दुनिया का जो एक नजरिया बनता जा रहा है उसके हवाले से हो, इसी वजह से मैं जानने की कोशिश कर रहा था। खैर मैं सुमित जी की तरफ आऊंगा, लेकिन चूंकि कल वाला जो मुद्दा है वो रुका हुआ है एक जगह पे, जंतर मंतर पर कल एहतजाज हुआ था और कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया आज दिल्ली में। स्टेटहुड के मुतालबे को दोहराया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड किया था। कांग्रेस ने ख़ास तौर पे तमाम तर चीज़ें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से इख्तलाफात की चीज़ें हैं वो भी सामने आई, और काबीना में शामिल न होने का जो फैसला है उसके ऊपर भी बातचीत हुई। जेकेपीसीसी और एनसी को अपने सियासी मकसद के हुसूल के लिए बेहतर तालमेल को लेकर के काम करने के ऊपर जोर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला ने भी इसमें शिरकत की और कहा कि 370 की बहाली हिमायत को लेकर के उनकी पार्टी सभी हम ख्याल जमातों का खैर मकदम करता है। तो इन
इन चीज़ों के हवाले से चूँकि बहुत ही ज़्यादा गहन मसला है और इस वजह से भी चूँकि वक्त कम है तो मैं चाहूँगा कि कल का दिन बहुत ही ख़ास रहा, क्योंकि कल कांग्रेस की जानिब से यहाँ पे दिल्ली में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया था जंतर मंतर पे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई नहीं था, पीडीपी का कोई नहीं था। तो क्या स्टेटहुड की जो डिमांड है सिर्फ कांग्रेस की है? क्या जो स्टेटहुड की डिमांड है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने मुतालबात हैं? बहुत सारी एक अलग चीज़ है, लेकिन एक छोटी सी बाइट आपको सुना दो, फिर मैं सुमित जी की तरफ आता हूँ। अपोजिशन वहाँ पे सिंपल सी डिमांड कर रही है पार्लियामेंट में कि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पे डिस्कशन हो और उसके लिए टाइम एंड डेट मुकर्रर किया जाए। जो ही टाइम एंड डेट मुकर्रर होता है और इस इशू पे डिस्कशन होता है, और जो कि बहुत ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट इशू है। पहलगाम कोई छोटा इशू नहीं है, कोई छोटा इंसिडेंट नहीं था। उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर था वो कोई छोटा इशू नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों पे जो डिमांड है अपोजिशन की, टाइम एंड डेट की, कि इस पे डिबेट हो, वो जायज़ सी डिमांड है। तो इस गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। इस गवर्नमेंट की सीरियसनेस आपको इसी से पता चलती है कि हाउस सेशन में है, मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है दूसरे मुल्कों के दौरे पे है। तो कितना वो इस डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन को इसकी कितनी वो अहमियत जानते हैं, इसको कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, वो इसी से पता चलता है। जिस हद तक कांग्रेस इस लड़ाई में हमारे साथ आ रही है, या जितनी भी पार्टीज़ है वो हमारे साथ आ रही है, हम उनका शुक्रगुजार हैं। और ये हमारी लड़ाई है न सिर्फ स्टेटहुड की, बल्कि अगस्त 5 को जितना भी हमसे छीना गया, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो हमारे पास थी, जम्मू कश्मीर के पास थी, हमसे छीनी गई, उस सब के रिटर्न की लड़ाई हमारी है। मगर हाँ, जिस लेवल तक भी जो पार्टी आती है, हमारी लड़ाई 370 से ज़्यादा है, स्टेटहुड से ज़्यादा है, 370 के बारे में है। मगर अगर कांग्रेस और लाइक माइंडेड पार्टीज़ इस लड़ाई में हमारी मदद कर रहे हैं, अभी अगर स्टेटहुड के हद तक ही हमें ये सपोर्ट मिल रहा है, तो वी अप्रिशिएट दिस सपोर्ट। समझ से बालातर है कि एक तरफ उमर अब्दुल्ला कुछ और कहते हैं, उनके एमपी कुछ और कहते हैं, कांग्रेस कुछ और कहती है, स्टेटहुड की डिमांड चलती है। अवाम की क्या राय है, खैर उसके बारे में बाद में जानेंगे। सुमित जी, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त रियासत के दर्जे की बहाली के हवाले से? आपस में ही भिड़े हुए हैं सभी के सभी। देखिए, सबसे बड़ी बात है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है, ये दोनों जो हैं एक ही कॉइन के दो अलग अलग साइड, सेम कॉइन की दो अलग अलग साइड्स हैं। ये कभी एक इकट्ठे हो जाते हैं, कभी ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये पलटूबाज बन जाते हैं। इन दोनों का जम्मू कश्मीर में अब एनसी आई है तो उसने उठा के दूध की मक्खी की तरह कांग्रेस को बाहर फेंक दिया। कांग्रेस की हैसियत जम्मू में कुछ भी नहीं है, इवन इसी तरह उनकी सेंटर में भी कोई हैसियत नहीं है। तो कहने का मतलब ये स्टेटहुड की बात जो ये लेके चल रहे हैं, तो स्टेटहुड के लिए ये खाली अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज, अपना जो खोया इन्होंने, अपनी दुकानें जो बंद हुई है, जिन पे शटर लगे हैं, उनके चक्कर में सब बैठे हैं। बीजेपी की जो एमएलएज है वहां पे, बीजेपी के आप जैसे जो लीडरान हैं या आम आवाम है, उनकी डिमांड नहीं है ये? सुमित जी, देखिए, बीजेपी जो है वो देख के चलती है कि जहां से जम्मू कश्मीर की आवाम लोगों की सिक्योरिटी पर, लोगों की हर एक चीज जो अगर बेहतर हो रही है, जिस चीज से लेकर, यानी आवाम की बेहतरी के लिए आप सीधे तौर पे सोच रहे हैं। बिल्कुल नहीं, यूटी में लेते हुए जम्मू कश्मीर में कई चीजें डेवलप हुई हैं। कई आपको बताया, रेस आज लद्दाख तक पहुंच रही है, एम्स, IIT, ये सारी चीजें जम्मू में आज यूटी के उसमें हो रही है। तो हम एक ऐसे शासन और ऐसे लोगों की ऐसी पार्टी कांग्रेस का क्या करें जिसने इमरजेंसी लगा। चलिए, मैं उसकी तरफ आऊंगा, चूंकि वक्त का मैं सुमित जी, इस वजह से मैं चाहूंगा छोटा छोटा सवाल आप लोगों से लूं। मैं आऊंगा काजमी साहब की तरफ। देखिए, कल एक बड़ा सवाल पैदा हुआ जंतर मंतर पे, मैं खुद ही था काजमी साहब, और वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों से, बल्कि सभी से, चौधरी लाल सिंह से, रमन भल्ला से, उनके अलावा जितने भी हैं उनके लीडरान, वहाँ के जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन जितनी भी हो रही थी, सबसे एक सवाल ज़रूर पूछा बाकी सवाल के साथ कि पीडीपी का कोई नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई नहीं है, और जम्मू कश्मीर की आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ सियासत है? जवाब उनका कुछ अलग था, लेकिन मैं चाहूँगा आपके नज़रिए से समझना, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों की ये डिमांड नहीं है? तो फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के नुमाइंदे कहाँ थे? क्योंकि 45-50 अगर आपके एमएलए हैं, कोई भी एक नजर नहीं आया यहाँ पे। देखिए, ये इससे उमर अब्दुल्ला एक्सपोज हुआ है कि उमर अब्दुल्ला दोनों तरफ दोस्ती रखना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी दोस्ती रखना चाहता है और कांग्रेस के साथ भी दोस्ती रखना चाहता है। अगर उमर अब्दुल्ला ने इसको लीड किया हुआ एज ए कोलिशन पार्टनर और अपने 50 के 50 एमएलए लेके गए होते तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ भी दोस्ती रखनी है, उनकी पार्टी के साथ भी कभी कहीं कुछ ऊपर नीचे हो तो हम उनके सेफर साइड पे चले, जो मैं समझता हूँ गलत है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेटहुड रिस्टोर हो जाएगी। होम मिनिस्टर साहब
ने भी कहा, ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, कश्मीर में भी कहा, जम्मू में भी कहा कि जब भी अप्रोप्रिएट टाइम आएगा स्टेटहुड दी जाएगी। लेकिन जहां तक स्टेटहुड रिस्टोर करने का ताल्लुक है तो मेरे भारतीय जनता पार्टी के सब दोस्त यहाँ के जीते हुए एमएलए वो भी चाहते हैं, वो भी इस रियासत का हिस्सा हैं, उनके पूर्वज भी यही पैदा हुए हैं और हमने भी यही रहना है। वो सब चाहते हैं कि स्टेटहुड रिस्टोर्ड हो और जम्मू कश्मीर की ग्लोरिफिकेशन जो है वापस उसी तरह आए। कोई भी मुल्क, कोई भी स्टेट जो है डिमोशन नहीं चाहती है, लेकिन पार्टी प्रेशर्स हैं और आगे की रणनीति है, उस पर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। एक पेज पे अगर इकट्ठे हो जाते तो मुझे जरूर उम्मीद है स्टेटहुड तो भारतीय जनता पार्टी के ही वक्त रिस्टोर होगी, इस पे कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इस पे अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी आके सत्ता में इसको रिस्टोर करेगी तो वो इसकी माइलेज ले जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र दामोदर मोदी साहब के हाथों ही स्टेटहुड रिस्टोर होगी। अप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा उसके लिए मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कल जो हुआ उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बैकफुट पे लिया और कांग्रेस जो है उसका मैं समझता हूं उन्होंने लीड किया। स्टेटहुड होती है या नहीं होती है, लेकिन एक आवाज जो है जंतर मंतर तक पहुंची। इंटरनेशनल मीडिया और खासकर आप खुद वहां थे और आप देख रहे थे किन जज्बातों के साथ वो स्टेटहुड रिस्टोर करने की बात कर रहे थे। 3 घंटे लगातार बारिश होती रही और कांग्रेस वहां पे जमी रही, प्रोटेस्ट चलता रहा। और अच्छी बात यह थी कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले या आम लोग, इवन उसमें बड़ी तादाद कश्मीरी पंडितों की थी, वो भी उस मंच में शामिल थे। तो लोगों की डिमांड तो है, खासतौर पर स्टेटहुड या जम्मू कश्मीर से रिलेटेड चीजें अगर दिल्ली में होती है तो लोग उस चीज के लिए जरूर भावक होते हैं और वो यहां पे जरूर आए थे। बड़ी बात यह कि इतनी सारी सिक्योरिटी के बीच में जम्मू कश्मीर के लोग अलग अलग जगह से, दिल्ली के कोने कोने से यहां जमा हुए थे और वह एक मंजर खूबसूरत था। देखिए ये बात की चीज है कि क्या होता है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो एक खास जुमला आपने बोला कि एक्सपोज होने वाली बात, वो जरूर हुआ है। और अब यह सवाल जरूर उठेगा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ दिखावा कर रही है और जितनी भी चीजें अब तक करती आई, क्योंकि असेंबली में उन्होंने 370 वाला मसला, उससे पहले की बात भी हुई, उसके बाद भी हुई, सिर्फ रेजोल्यूशन पे रेजोल्यूशन, और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पैर दर पे पूछे जा सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आप तीनों हजरात, खास तौर पे जब भी हम इस चीज को लेकर के आएं तो आप तीनों हजरात से इसी मुद्दे पे खास तौर पे बातचीत करें और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीच में जरूर लाएं ताकि समझा जा सके कि भाई जो यूटी है इस वक्त लोगों की ज़रूरत है या रियासत का दर्जा लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर है तो उसके लिए आप कितने सीरियस हैं, वो सारी चीज़ें तो अब तक नज़र नहीं आई। सुमित भाई बहुत शुक्रिया आपका बेहतरीन बातचीत के लिए। काज़मी साहब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन बातचीत के लिए। चूँकि आज वक्त इजाज़त नहीं देता और टॉपिक्स बहुत ज़्यादा थे, अलग अलग थे, तो उस पर एक पे स्पेसिफिक टिक करके रहना शायद मुश्किल था, इस वजह से आज के लिए माफ़ी। लेकिन हाँ, हर एक पे थोड़ा थोड़ा हमने समझा, जाना और इस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में